खुद ही वो बदलाव बनिए जो आप इस संसार के अंदर देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी की इसी कोटेशन के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने बिहार का बीएसईबी का पेपर लेके आया हूं। ये बहुत बेसिक पेपर है और बहुत अच्छा पेपर है। ये हमारे लिए विभिन्न एंट्रांस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो इस पेपर को आज हम देखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन इसके अंदर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो आप जानते हैं भारत के अंदर दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है। आज़ादी के बाद से भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था ही अपनाई गई है, जिसके अंदर बहुत सारी मल्टी पार्टी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। एक दलीय व्यवस्था आप जानते हैं चाइना के अंदर एक दलीय व्यवस्था है। चाइना के अंदर एक दलीय का शासन है। और द्विदलीय व्यवस्था ये अमेरिका के अंदर है। एकल अधिपत्याय दल व्यवस्था, एकल अधिपत्याय दल व्यवस्था आप जानते हैं सिंगल पार्टी डोमिनेंस जिसे हम कहते हैं। जैसे आज़ादी के बाद से लेके 1967 तक कांग्रेस पार्टी का स्टेट के अंदर भी और केंद्र सरकार के ऊपर भी, राज्यों में भी और केंद्र स्तर पर भी एक प्रकार से छत्र छाया राज था कांग्रेस पार्टी का। तो इसे एकल अधिपत्याय दल कहते हैं। लेकिन जब जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में इस समय कौन सा दल व्यवस्था मौजूद है, तो ये भारत के अंदर बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो इसका जो सही आंसर था, सी आंसर सही था। सेकंड क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। तो जो 1971 के अंदर जो महागठबंधन बना था उसका ये ध्येय था कि इंदिरा गांधी को हटाना है, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ये उनका ध्येय था। और जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने जो अपना ध्येय दिया था उस समय, जो अपना नारा दिया था वो था गरीबी हटाओ। तो कांग्रेस पार्टी का भी याद रखें। लेकिन जो 1971 के अंदर महागठबंधन बना था उसका ध्येय था इंदिरा गांधी हटाओ। तो इसका बी ऑप्शन सही था। तीसरा क्वेश्चन है, किन्हें वाम पार्टी यानी लेफ्टिस्ट पार्टी की श्रेणी में रखा। तो लेफ्टिस्ट आप जानते ही हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक लेफ्टिस्ट पार्टी है। चौथा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो जो भारत की जो संविधान सभा है उसका जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। और जो सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग की थी वो एम एन रॉय जी थे। एम एन रॉय ने सबसे पहले इसकी मांग करी थी। और ये मांग करी थी उन्होंने 1934 के अंदर, ये भी आप याद रखें। संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा के अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये 3 दिसंबर 1946 के अंदर इसको प्रस्तुत किया गया था, जिसे हम प्रस्तावना जैसे संविधान के कहते हैं उसी तरीके से। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था जिसको बाद में प्रस्तावना कहा गया भारतीय संविधान का। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई। तो जो आपातकाल की जो घोषणा की गई थी 1975 के अंदर, आप देख सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो ये घोषणा की गई थी ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण की गई थी। तो ये की गई थी 25 जून को की गई थी, 25 जून 1975 को, आप ये भी याद रखें। और इसको हटाया गया था 21 मार्च 1977 को, इसको हटा दिया गया था। और जो उस समय के प्रेसिडेंट थे ये भी आप याद रखें, उस समय के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इसको हटा दिया गया था 1900 जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इसको हटाकर आंतरिक गड़बड़ी की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखें। संविधान निर्माती सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर जी। डॉक्टर अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और विभिन्न समितियां थी उनको भी आप याद रखें, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे, रूल एंड रेगुलेशन से संबंधित, संघीय मामलों से संबंधित थे वल्लभ भाई पटेल जी, ये भी आप याद रखें। जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो यूनियन पावर से संबंधित थे। यूनियन पावर किसके पास क्या रहेगी ये उससे संबंधित थे। फाइनेंशियल फंडामेंटल राइट थे, जेबी कृपलानी जी थे। यूनियन पावर के साथ नेहरू जी जुड़े हुए थे। तो ये सारी समिति को आप याद रखें, एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। टोटल रेवोल्यूशन की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने 7 प्रकार की क्रांति की बात कही थी। और इन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो 1974 के अंदर चलाया था, ये भी आप याद रखें। इसके अंदर इन्होंने राजनीतिक क्रांति की बात करी थी, उसके बाद आर्थिक क्रांति की बात करी थी उन्होंने, शैक्षणिक क्रांति की बात करी थी, आध्यात्मिक क्रांति की बात करी। तो 7 क्रांति की बात इन्होंने कही थी। तो इसका जो सही आंसर था जयप्रकाश नारायण जी था। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान समय में वो 6 मौलिक अधिकार हैं। जो मूल संविधान था उसके अंदर 7 मौलिक अधिकार थे। इसको हटा दिया गया था 7 मौलिक अधिकार को, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं। संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक कानूनी राइट यानी लीगल राइट के रूप में इसको कर दिया गया था। तो इसको भी आप याद रखें। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार वर्तमान में नहीं है वो
संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बाकी समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये सारे अधिकार मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो ये 12 से लेके 35 तक है, और ये भाग 3 के अंदर इसकी बात की गई है, भाग 3 के अंदर इसकी बात की गई है। तो ये भी चीज़ आप याद रखें। कानून का संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो जो कानून का संरक्षण वाक्य की बात की गई है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया है। और विभिन्न संविधान से पूछ लेते हैं आप, जैसे रशिया हो गया, रशिया से आप याद रखें, वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशांक तत्व लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चेंज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, माफ कीजिएगा, चेंज नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन जो करते हैं हम आर्टिकल 368 के तहत, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये चीज़ें आप याद रखें, एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड इन सबको पूछा जाता है। वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम कई बार गलती कर देते हैं। इसके अंदर हम लगा देते हैं 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वयस्क मताधिकार कहता है, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर। जो इसका आंसर है, जो जनसंख्या के अंदर सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार, स्त्री पुरुष को जो स्त्री पुरुष हैं, वयस्क स्त्री पुरुष हैं, उनको मताधिकार देने का समान अधिकार ही अडल्ट फ्रेंचाइजी कहलाता है। तो इक्वल राइट टू वोट फॉर ऑल अडल्ट फीमेल एंड मेल फॉर द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये आप याद रखें। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का आधार है, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का जो आधार है वो वयस्क मताधिकार को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का अधिकार माना जाता है। प्रतिनिधित्व सरकार की प्रमुख विशेषता है, तो प्रतिनिधित्व सरकार जो होती है वो एक उत्तरदायित्व शासन प्रकार की सरकार होती है। ये संघात्मक सरकार है, तो सरकार की प्रकार है। अध्यात्मक सरकार भी सरकार का प्रकार है। संसदीय प्रकार भी एक सरकार का प्रकार है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व सरकार है वो एक उत्तरदायित्व सरकार के तौर पर मानी जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने होता है? तो मुख्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं हमारे, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या इससे पहले जो भी हो। तो इस प्रकार से इनका कार्यकाल होता है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये कई बार हम गलत कर देते हैं। इसको आप याद रखें। जो भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, और ये आर्टिकल 75(a) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, उसको जो चलाने की प्रक्रिया है, वो आर्टिकल 61 के तहत है कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके ऊपर चलाया जाता है 67B के तहत। तो ये भी आप याद रखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है, तो भारत के जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो ब्रिटेन की महारानी या राजा के समान है। वहाँ पे भी वो जो कानून होता है उनके ऊपर अपना स्टैंप या मोहर लगाने का कार्य करते हैं, हस्ताक्षर करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इनका समान रूप से उन्हीं के समान स्थिति है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आप जानते ही हैं, बेसिक क्वेश्चन है एकदम। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या आता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी ज़्यादा डाउट में रहते हैं कई बंदे, तो इसको भी आप देख लें अच्छी तरीके से। भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, उनका कार्य, जो चुनाव में भाग लेते हैं, वो संसद के दोनों सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति का शासन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसके अंदर संसद के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज़ आप याद रखें, निर्वाचित सदस्य भाग करते हैं। और जो राज्य विधानसभा होती हैं, उनके भी निर्वाचित सदस्य उसके अंदर सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके अंदर संसद के दोनों सदनों के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यसभा का कोरम निर्धारित होता है, तो राज्यसभा की कोरम जो निर्धारित है वो 25 सदस्यों से होता है, क्योंकि 10% 1/10 सदस्य होना चाहिए, तभी जाके चलता है। तो 25 सदस्य इसका सही आंसर है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यता क्या है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्यता है वो 550 है, जिसके अंदर ये भी आप याद रखें 530 स्टेट से और 20 यूटी से। तो इस प्रकार से इनके अधिकतम सदस्यों की संख्या है। और जो फुल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो 443 फील्ड किए जाते हैं अभी वर्तमान के अंदर। 24वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप ये जानते ही, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थान का कार्यकाल, तो पंचायती राज संस्थान का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, आप ये भी याद रखें, 73वें संविधान संशोधन द्वारा।
26वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो जोड़ी गई थी वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और जो 74वां संशोधन हुआ था उसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित थी, और 11वीं अनुसूची जो संबंधित थी वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। और इसके अंदर कितने कितने विषय हैं ये भी आप याद रखें, एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि पंचायत के अंदर 29 विषय हैं और नगर पालिकाओं के अंदर 18 विषय हैं, ये भी आप याद रखें, पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की कितनी उम्र आवश्यक है? तो ये 25 वर्ष होती है, आप जानती हैं, बेसिक क्वेश्चन था एकदम। किस राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम याद रखें आप, जो अधिकतम संविधान के तहत है वो 500 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती, और जो न्यूनतम है वो 60 हो सकती है, लेकिन इसके अंदर अपवाद है, सिक्किम और गोवा इसके अंदर अपवाद है, इनकी कम है, तो ये अधिकतम हो सकती है और ये न्यूनतम। और सबसे ज़्यादा जो अधिकतम किसी राज्य के अंदर है वो 403 शायद उत्तर प्रदेश के अंदर है, एक बार आप चेक कर लें, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम उम्र है? तो जो विधान परिषद के न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है विधान परिषद के लिए, और विधानसभा के लिए 25। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट के अंदर भी आया था ये क्वेश्चन। तो ये अनुच्छेद 249 के तहत ये अधिकार है राज्य सूची पर कानून बनाने का संसद को। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ था इसको आप याद रखें, 1951 के अंदर हुआ था। चमकम दोराइजन ऐसी मामला था, मद्रास राज्य वर्सेस मद्रास राज्य के तहत। तो चमकम दोराइजन के तहत और मद्रास राज्य के विरोधी हुआ था। ये भूमि सुधार से रिलेटेड था, न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड था, और 9वीं अनुसूची इसी के तहत जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन के तहत ही, तो ये भी आप याद रखें। तो 1951 के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ था, चमकम दोरई बनाम मद्रास स्टेट के तहत, और भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा इसी के तहत जोड़ा गया था। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें इसको, कई जगह एग्जाम के अंदर पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बेंच होती है जो संवैधानिक निर्णय से लेती होती है वो 5 होती है, और जो अधिकतम अभी तक हुई है वो केशवानंद भारती मामले के अंदर हुई थी 1973 के अंदर। जो सबसे बड़ी बेंच संविधान पीठ बनी थी वो केशवानंद भारती मामले के अंदर बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थानों को कितने स्तर पर कार्य करने का सुझाव दिया था? उन्होंने 3 स्तर पर कार्य करने का सुझाव दिया था, आप याद रखें इसको। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया था? ये डीएमके पार्टी थी, इन्होंने तमिलनाडु के अंदर हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया था, तो इसका डी ऑप्शन सही था। बाबरी मस्जिद विध्वंस किस वर्ष हुआ था? तो बाबरी मस्जिद विध्वंस जो हुआ था ये 6 दिसंबर 1992 को हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसका सी ऑप्शन सही था, 6 दिसंबर 1992। भारत की संघ में अवशिष्ट अधिकार हैं, तो अवशिष्ट अधिकार जो हैं, जो रेजिडुअल राइट हैं, वो केंद्र सरकार के पास है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है क्योंकि यह किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, इसलिए ये प्रभुता संपन्न राज्य है। प्रभुता संपन्न राज्य की अवधारणा को आप याद रखें, ऐसा राज्य जो किसी भी बाहरी और आंतरिक मामलों में किसी भी दूसरे राज्य के दबाव में कार्य ना करे, उसी को प्रभु संपन्न राज्य कहते हैं। तो भारत एक प्रभु संपन्न राज्य है, किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन रहकर कार्य नहीं करता है। 38वां क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था ये स्वर्ण सिंह कमेटी, याद रखें मेहता नहीं था, स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत 76वें संविधान 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। उस समय ये 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। 2002 के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसको माता पिता को उनको पढ़ाने के शिक्षा संबंधित अधिकार जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो ये भी है इसके अंदर, आप याद रखें इसको। तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसको जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, ये किसका विचार है? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं इसका आंसर, तो ये आपके लिए होमवर्क की तरह कार्य है, तो इसका आंसर जरूर बताएं। 40वां क्वेश्चन है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, तो क्या चीज़ जरूरी है संविधान के संघात्मक ढांचे के लिए?
तो जो संविधान की सर्वोच्चता है, सही बात है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, इसके अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, केंद्र, राज्य या समवर्ती सूची जैसे होता है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी, इसके अंदर सभी होते हैं। 41वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो जो भारतीय संविधान के अंदर जो समवर्ती सूची की जो ली गई थी वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से इसकी प्रेरणा ली गई थी, इससे लिया गया था। सोवियत रूस से आप जानते ही हैं उस समय जो लिया, सोवियत रूस से जो लिया गया था वो मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अमेरिका से जो लिया गया है रूल ऑफ उपराष्ट्रपति लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है। तो ये सब चीज़ें अमेरिका से ली गई है। निम्न में से कौन सी समवर्ती सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का जो विषय है इसके अंदर विवाह और विवाह विच्छेद, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? तो जो भारत में लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है वो दिया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। तो इसका बी ऑप्शन सही था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो ये क्वेश्चन आ ही गया, मैंने आपको ऊपर बताया ही था इसका। तो इसके अंदर जो विषय सौंपे गए हैं वो 29 विषय हैं। और जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा यानी जो 12वीं अनुसूची है जो कि नगर पालिका से संबंधित है, उसके अंदर 18 विषय हैं म्यूनसिपैलिटी के अंदर। तो ये भी आप याद रखें। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया? तो ये संविधान की जो आधारभूत संरचना है यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसकी बात की गई है। पार्लियामेंट कैन नॉट बी मॉडिफाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संसद संविधान के मौलिक ढांचों में संशोधित नहीं कर सकता है। तो इसकी बात की गई है केशवानंद भारती विवाद के अंदर। ये 1973 के अंदर आया था, ये भी आप याद रखें। और ये अभी तक की सबसे बड़ी संविधान बेंच जो बैठी थी इसी मामले के अंदर बैठी थी। ऑन लिबर्टी पुस्तक तो आप जानती हैं सिंपल सा है, जीएस मिल ने लिखी है ऑन लिबर्टी पुस्तक। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वथा वह बंधन में बंधा हुआ है। तो ये सिंपल सी कोटेशन थी, बहुत फेमस कोटेशन है रूसो की। तो इसको आप याद रखें। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो ये किया था नैतिक न्याय के रूप में, यानी अपने व्यक्ति को अपने किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो अपने कार्य को ही करना चाहिए। तो इसका नैतिक न्याय के रूप में उन्होंने बात करी थी। तो इसका डी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो ये जन्म से प्राप्त की जाती है। किसी देश की नागरिकता रजिस्ट्रेशन से प्राप्त की जाती है और नेचुरलाइजेशन से प्राप्त की जाती है। तो ये था छोटा सा पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ कमी रहेगी तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। मैं आने वाली वीडियो के अंदर इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और आपको कैसा लगा जरूर प्लीज़ मुझे बताएं। मैं आगे वीडियो के अंदर सुधारने का और आपके सुझाव का मेरे को इंतजार रहेगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार।